हेलो दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि सुबह 7:12 तक है और उसके उपरांत फिर चतुर्दशी लागू हो जाएगी। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानते हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हर रोज आपके लिए ऐसा ही मेहनत करते रहे। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबरों में सबसे पहले आपको बताइए, हर रोज हम अलर्ट करने वाली खबरें जानते हैं, तो आज अलर्ट करने वाली बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई है। ये दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल कंपनियां भी बदमाशी करती है। कई लोग एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग आईफोन भी चलाते हैं। लेकिन आपको बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट बताएं कि कई बार होता ना कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी हम करते हैं तो आईफोन में किसी प्रोडक्ट की रेट आपको अलग देखने को मिलेगी और एंड्रॉइड के फोन में वही रेट आपको कम देखने को मिलेगी। यानी कंपनियां भी बदमाशी करती है, आईफोन में ज्यादा रेट, एंड्रॉइड पर कम रेट। मोबाइल के अलग अलग डिवाइस में भी इस तरह से अपडेट देखने को मिल सकता है। तो अब सरकार ने ये बड़ा अपडेट दिया कि अगर आईफोन और एंड्रॉइड पर अलग अलग कैब किराया दिखाया तो फिर कंपनियों पर गाज गिरने वाली है। सीसीपीए इस तरह के मामलों की जांच करा रहा है। यानी सरकार अब आईफोन और एंड्रॉइड फोन उपयोगकर्ताओं से अलग अलग किराया वसूलने के मामले में कैब कंपनियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अलग अलग किराए दिखाने पर कैब कंपनियों पर अब शिकंजा कसेगा। इसी तरह से आप देखिए, 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर ये अमानवीय सजा। कक्षा 6 की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, क्लास 6 में पढ़ती है। 15 नवंबर को उसकी जान चली गई। ये महाराष्ट्र के पालघर से एक बड़ी खबर आई है। एक प्राइवेट स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि एक सप्ताह पहले बच्ची स्कूल में 10 मिनट देरी से पहुंची थी और स्कूल में सिटअप्स यानी उठक बैठक लगाने की सजा दी गई। बच्ची के पीछे बैग भी लगा हुआ था और 100 उठक बैठक के लिए बोला गया। बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, एक हफ्ते तक वो एडमिट रही और आखिरकार उसकी जान चली गई। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किसकी आप इसमें गलती मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस छोटी सी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए ना, तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। मतलब दोस्तों ये तो हद ही हो गई, 10 मिनट बच्ची स्कूल में लेट पहुंची और 100 उठक बैठक। और आजकल आप पता ही आपको कि स्कूल बैग में कितना वजन होता है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। नरसिंहपुर के आनंद नगर में रहने वाली ओसवाल फैमिली आजकल चर्चा में है और इसकी वजह दोस्तों ये है कि परिवार की छोटी बेटी अनामिका ने अपने पति और दोनों बच्चों के साथ सांसारिक जीवन त्याग कर जैन संत बनने का फैसला लिया है। करोड़ों की संपत्ति त्याग कर सन्यासी बनेगा ओसवाल परिवार। पति पत्नी और 2 बच्चे गुजरात के पालिताना तीर्थ में जैन संत बनेंगे। 16 जनवरी को दीक्षा लेंगे। इसके अलावा एक अपडेट आपको ये भी बताएं कि टाइगर संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हर मौत पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि सभी राज्यों को मानव वन्य जीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर सक्रियता से विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसी घटनाओं में अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो राज्यों को अनिवार्य रूप से 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देनी पड़ेगी। चलिए अब खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आज 12 राज्यों के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे के बीच आज मंगलवार को उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई है। इधर आप देखिए, सीएम नीतीश ने दिया इस्तीफा। 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ऐसे अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है, जिसके बाद 20 नवंबर को अब नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन वे कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी। सीएम राज्यपाल से मिले। वहीं आपको बताएं, आज जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। इससे पहले बिहार में आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि नई कैबिनेट में 35 से 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 बीजेपी से, 15 जदयू से, 3 लोजपा आर से, हम और रालोमो से एक मंत्री होंगे। गांधी मैदान में इसकी तैयारियां चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शेख हसीना को वहां पर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है और ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार हसीना को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। और ऐसे में भारत क्या करेगा? वैसे तो आपको बताएं, भारत की ओर से उनका प्रत्यर्पण करने की संभावनाएं बहुत ही कम है। 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत कुछ छूट मिल सकती है। वहीं मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने कहा कि यह फैसला धांधली से भरे न्यायाधिकरण ने सुनाया है। हसीना ने कहा कि अंतरिम सरकार के उग्र तत्व उन्हें और अवामी लीग को राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं। हसीना को सजा का ऐलान हो जाने के बाद बांग्लादेश जल उठा। बंग बंधु शेख मुजीब के घर पर हमला भी हुआ।
ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के 32 धान मंडी स्थित आवास के बाहर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इधर आप देखिए अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। रूस से तेल खरीदकर दूसरे को बेचा तो फिर 500% टैरिफ लगेगा। अमेरिका में इस तरह का बिल पेश किया गया है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें रूसी तेल की दोबारा खरीद पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि रूसी ऊर्जा खरीदकर पुतिन की मदद करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना ही अंतिम हथियार है। इधर आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप की बाजी उल्टी पड़ गई। वीजा पर सख्ती के चलते अब अमेरिका में विदेशी छात्र घट गए। एडमिशन में भी भारी कमी आई है। यानी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की वीजा नीतियों के कारण विदेशी छात्रों के एडमिशन के मामले में भारी कमी देखी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के एक सर्वे में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में गिरावट दर्ज की गई। जापान को हल्के में ले रहा चीन। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री ने ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में सैन्य सहायता की बात कही है और ऐसे में चीन अभी नाराज चल रहा है। लेकिन आपको बताएं आर्थिक रूप से चीन की विकास दर जापान से बेहतर है, लेकिन जापान में महंगाई संतुलित है और बेरोजगारी कम है। चीन का सरकारी ऋण नियंत्रण में है, जबकि जापान का ऋण दुनिया में सबसे अधिक है। चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है जो उसे लंबी लड़ाई के लिए तैयार करता है, लेकिन जापान भी हालांकि चीन से कम नहीं है। जापान के पास भी अनुशासन, तकनीक और अमेरिकी गठबंधन है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबर भी आ रही है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो 2026 से 31 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करेगी। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये रिपोर्ट राज्यों को मिलने वाले फंड और वित्तीय योजना की दिशा तय करेगी। यानी 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। साथ ही आप देखिए पीएम मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। शनिवार को पीएम मोदी सूरत पहुंचे थे। पीएम मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर पूरे कॉरिडोर का जायजा लिया। इधर खबर आ रही है टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बीच पहली डील। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। कुल मिलाकर टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने पहली डील साइन की है और इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा और ये भारत की सालाना जरूरत का 10% है और ये डील केवल 1 साल के लिए यानी 2026 के लिए है। इधर एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की जानें चली गई। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और उस बस में आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जान गंवाने वाले लोगों में से 18 तो एक ही परिवार के थे। इसमें 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल थे। ये परिवार हैदराबाद का रहने वाला था और शनिवार को भारत लौटने वाला था। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। यह हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ और यात्रियों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। इधर आपको बताएं दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार हो गया है। ड्रोन और रॉकेट बनाता था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। यह आरोप लग रहा है कि जसीर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था। इधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा, टेरर फंडिंग और बैंक खाते खंगालने की तैयारी हो रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत अन्य कई एजेंसियों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इससे यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर ईडी की नजर है। साथ ही आप देखिए अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों से 50% टैरिफ हटाया है। यूएस में खाने पीने की चीजें महंगी होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। इधर आप देखिए महबूबा ने कहा कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, दिल्ली खतरे में आ गई। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 10 नवंबर को लाल किले पर हुआ विस्फोट देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दिखाता है। महबूबा ने कहा कि आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। उन्होंने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है। आपको पता होगा दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर की शाम को कार ब्लास्ट हुआ था और इसमें पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर ने खुद को ही विस्फोटक समेत उड़ा दिया था और इस हमले में 13 लोगों की जाने गई है, 20 से ज्यादा अभी भी घायल है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी समेत एनआईए, एनएसजी, ईडी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है और अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े 6 डॉक्टरों को अरेस्ट किया जा चुका है। भारतीय कंपनियों का कैश मुनाफा मजबूत, तेज ग्रोथ जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली है, वहीं क्रिप्टो को मान्यता देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अमेरिका समेत कई देश क्रिप्टो करेंसी अपना रहे हैं, लेकिन क्या आरबीआई इस पर विचार कर रहा है? इस पर आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि भारत जैसे संप्रभु देश की नीतियां दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे तय नहीं होती है। आरबीआई क्रिप्टो पर सतर्क है, मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं है। इधर आपको बताएं असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के आदेश जारी हो गए। चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी कर दिया। फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में स्पेशल रिवीजन के लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 होगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा सकेंगे और असम में भी घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा।
होगा। वहीं देखिए आप, अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को पाताल से ढूंढ लाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश करेंगे ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि 1 साल से भारत और चीन संबंधों में सुधार। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पिछले अक्टूबर से भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया, दिल्ली से चीन के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू होगी। एयर इंडिया की दिल्ली से शंघाई के बीच नॉन स्टॉप उड़ानें एक बार फिर से शुरू होने वाली है। हालांकि इन उड़ानों की शुरुआत रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद ही संभव हो पाएगी। ये सेवा 1 फरवरी 2026 से बहाल हो सकती है। कर्नाटक में फिलहाल कैबिनेट फेरबदल नहीं होगा। आलाकमान ने सिद्धारमैया को हरी झंडी नहीं दी है। बताया जा रहा कि पार्टी हाईकमान ने फिलहाल कैबिनेट में फेरबदल करने से मना कर दिया है। इधर आप देखिए, सहारा को लेकर भी बड़ी खबर आई है। अडानी खरीदने को तैयार है, फिर भी क्यों नहीं बिक पा रही सहारा की 12,000 करोड़ की संपत्तियां। कुल मिलाकर आपको बताएं, सहारा की 88 संपत्तियां अडानी को बेचने की 12,000 करोड़ की डील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। अब निवेशकों और कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मंगलवार को बिजनेस डे से आगे बढ़कर आम लोगों के लिए भी आज पूरी तरह खुलने जा रहा है और टिकट दरें घटते बुधवार से मेले में भारी भीड़ की उम्मीद भी रहेगी। ट्रेड फेयर में मंगलवार को बिजनेस डे का आखिरी डे होगा और बुधवार से आम लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी। यानी बिजनेस डे में जो टिकट 500 रुपए में बिक रहा था, वो अब सामान्य दिनों में 80 रुपए में बिकेगा, जबकि शनिवार और रविवार को टिकट 150 रुपए का होगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है। 27 नवंबर को आखिरी दिन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला को लेकर अपडेट है। इधर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निगरानी बढ़ेगी। अब हफ्ते में 3 दिन निरीक्षण होगा। पढ़ाई के स्तर को सुधारने की कवायद भी हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक नई योजना शुरू की है। फरवरी 2026 तक हफ्ते में 3 दिन अनिवार्य निरीक्षण होगा। इधर आपको बताएं, एलन मस्क ने एक्स चैट नामक एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जो iOS और वेब पर उपलब्ध है और जल्द ये एंड्रॉइड पर भी आएगा। यह ऐप व्हाट्सएप को टक्कर देगा और यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन और वैनिशिंग मैसेज जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति BRS के 10 विधायकों के दल बदल केस में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना स्पीकर तय करें नया साल कहां मनाएंगे। कहा कि BRS विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला करें, नहीं तो कोर्ट आना होगा। इधर दिल्ली NCR के पोल्यूशन पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 28,000 से घटकर 4,000 रह गई पराली जलाने की घटनाएं। 19 तारीख को फिर सुनवाई होगी। दिल्ली NCR में हवा की खतरनाक हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि वे बताएं कि पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। सोमवार को कई हिंदू संगठनों ने एक साथ विरोध प्रदर्शन किया और एडमिशन वाली सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट तुरंत रद्द करने की मांग की है। दरअसल इस साल संस्थान को 50 MBBS सीटें मिली है। 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में है। अब हिंदू संगठनों का कहना है कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया और ऐसे में हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई है। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक, कोड ऑफ कंडक्ट का एक क्लॉज लागू। हिमाचल के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को झटका देते हुए पंचायतों के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइज पर रोक लगा दी है। कमीशन ने सोमवार को एक ऑर्डर जारी कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्लॉज को लागू कर दिया है। इस क्लॉज का विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर इसके लागू होने के बाद सरकार अब पंचायतों के वार्डों की बाउंड्री चेंज नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी दिया है। हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी पर जवाब मांगा है। 22 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर नहीं होगी लीज। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज नियमों में बदलाव प्रस्तावित करते हुए हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है और प्रस्तावित संशोधन के तहत सरकार किसी भी प्रकार की भूमि के लिए 40 साल से अधिक की लीज मंजूर नहीं करेगी। हालांकि यदि भूमि हिमुडा को लीज पर दी जाती है तो यह अवधि 80 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए। वहीं उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव को लेकर देखिए आप, 321 पदों के लिए 2266 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 27,221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर दोगुना किया है। अब हर रजिस्ट्री पर 50,000 रुपए शुल्क देना होगा। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। सोमवार को वित्त विभाग के आदेशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन IG स्टाम्प कार्यालय की ओर से सभी जिलों को पत्र जारी हो गया। हरियाणा शिक्षा विभाग में अब मुख्यालय में पास होगा लोन, मकान निर्माण और मरम्मत के लिए नई चेकलिस्ट जारी हुई है। सरकारी नौकरी वाले 2 गारंटर अनिवार्य होंगे। कुल मिलाकर हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए लोन स्वीकृति प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया है। यानी अब मकान
निर्माण, मरम्मत या प्लॉट खरीद के लिए लोन फाइल की मंजूरी जिला शिक्षा अधिकारी या आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO नहीं देंगे। लोन अप्रूवल के लिए फाइल अब सीधे ही विभागीय मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोन मंजूर होगा। पंजाब में रोडवेज यूनियन की हड़ताल स्थगित हो गई है। सरकार ने किलोमीटर स्कीम के टेंडर की तारीख आगे बढ़ाई। 19 नवंबर को बैठक भी बुलाई गई है। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, किसानों के दबाव में सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना निरस्त हो गई है। सीएम ने कहा कि भावनाओं का सम्मान किया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सोमवार को सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त कर दिया है। सीएम आवास पर भारतीय किसान संघ, भाजपा और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी मखाने की खेती। सरकार ने बनाई 18 करोड़ की कार्य योजना। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी मखाने की खेती शुरू की जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश में इजरायल में नौकरी को लेकर जरूरी अपडेट आ रहा है। चयन प्रक्रिया से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी इजरायल के निर्माण क्षेत्र में नौकरी के लिए श्रमिकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। कानपुर के यदुपति सिंघानिया फाउंडेशन में प्री स्क्रीनिंग और टेस्ट ड्राइव होगा। रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया है। अंतिम चयन पीबा द्वारा आयोजित टेस्ट के आधार पर होगा और चयनित श्रमिकों को ट्रेनिंग के बाद इजरायल भेजा जाएगा। कानपुर में प्री स्क्रीनिंग और टेस्ट ड्राइव होगा। रोजगार संगम पोर्टल से एडमिशन कार्ड डाउनलोड की सुविधा मिल रही है। यूपी में सभी BSA के लिए आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी BSA के लिए शिक्षकों की सैलरी को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार वेतन का वितरण समय पर पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और शिक्षकों की वेतन संबंधी शिकायतों का तत्काल निवारण भी होना चाहिए। यूपी में MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 710 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्तियां लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर झारखंड से भी बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए झारखंड सरकार ने किसानों को धान की बिक्री पर एक मुश्त भुगतान करने का फैसला किया है। किसानों को धान पर प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा, एक मुश्त भुगतान होगा। किसानों को प्रति क्विंटल 2369 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 100 रुपए का बोनस भी मिलेगा। धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ में TB, कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को अस्पताल आने और जाने का किराया देगी। शासन से आए निर्देश पत्र के बाद TB के मरीजों को दूरी के हिसाब से 300 रुपए से 600 रुपए तक मिलेंगे। वहीं अयोध्या में जमीन खरीदने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं। भूमि दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हो रही है, यानी अयोध्या में जमीन खरीदने वालों को फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है। भूमि दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जालसाज लोग सक्रिय है, इसलिए सतर्कता बरतें और पूरी जानकारी के साथ ही निवेश करें। आगरा में राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने 10 फर्जी फर्मों द्वारा 18 करोड़ 27 लाख रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला का खुलासा किया है। ये फर्में बिना वास्तविक लेन देन के कागजों पर ही कारोबार दिखा रही थी। केवल कागजों में कंपनियां बना दी गई। आगरा में 10 बोगस फर्मों ने करोड़ों का गोलमाल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। O लेवल और CCC प्रशिक्षण के लिए 20 नवंबर से आवेदन भरे जाएंगे। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं राजस्थान के 16 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश के 27 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में गर्मी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। उत्तरी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ चल रही है। राजस्थान में भी एक हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट रहेगा। उत्तर भारत से चल रही नॉर्दर्न विंड ने राजस्थान में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे ही मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना इसी साल सरकार के 2 साल पूरे होने पर लागू हो सकती है। पहले चरण में सरकारी सेवा से रिटायर हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS कार्ड के तहत उन्हें दवाई की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी और अच्छा फीडबैक मिलता है तो फिर दूसरे चरण में इसे सभी वर्ग के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी लागू किया जाएगा और इसके लिए तमिलनाडु में घर घर राशन पहुंचाने वाले मॉडल की स्टडी की जा रही है। यानी राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस तरह की घोषणा हो सकती है। ऐसे अपडेट्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फीस शेड्यूल जारी किया है। सेमेस्टर में कोई बदलाव नहीं, सालाना एग्जाम में 10% फीस बढ़ाई गई। धर्मांतरण विरोधी कानून पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। राजस्थान से जुड़ी एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मानकों से परे है। वैसे आपको बताएं, राजस्थान में 29 अक्टूबर से एक कानून लागू हो गया है और धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान इसमें है। इधर जहरीली नदियों पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार से सवाल, कहा कि लूणी जोजरी प्रदूषण मामले में NGT के आदेश चुनौती देना सही है या गलत। 21 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। इधर बड़ी खबर आ रही है, MBBS में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। खुद को नीट एग्जाम की सिलेक्शन कमेटी में बताता था ये बदमाश। जयपुर पुलिस ने MBBS में एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले एक सातिर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 7 जनों को आजीवन कारावास, पति पत्नी बेटी ऐसे कुल मिलाकर एक ही परिवार के 7 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हमला और फिर जान चली गई, ऐसा ये कुछ मामला है। इधर आप देखिए जयपुर में 11 जनवरी को होगा अग्रवाल परिचय सम्मेलन। श्री अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति ने विस्तृत जानकारी भी शेयर की है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। SIR को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। राजस्थान में SIR के प्रपत्र वितरण का काम पूरा हो चुका है। अब परिवार डिटेल अपलोड कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हमसे पीछे है। इधर राजस्थान में देखिए आप राजस्व मंडल अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम RTA 212 के तहत बेवजह तारीखों में चल रहा है। 5000 से अधिक मुकदमों को एक साथ समाप्त करने की तैयारी में। राजस्व मंडल प्रशासन ऐसे मुकदमों की छटनी करवा रहा है जिनके मूल वाद का निस्तारण जिलों की निचली राजस्व अदालतों में हो चुका है और फिर भी मंडल में तारीखों में चल रहे हैं। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन भी हुआ। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सहित कई मांगे रखी है। आंदोलन की चेतावनी है। इंदौर, भोपाल समेत 5 शहरों में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 122 IAS अफसरों की मसूरी में ट्रेनिंग। SIR के बीच 39 कलेक्टरों का भी सिलेक्शन। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश में थर्मल बिजली जनरेशन के लिए भेल से एग्रीमेंट हुआ है। 660 मेगावाट की 2 नई थर्मल विद्युत इकाइयों की स्थापना होगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश छतरपुर में सफाई कर्मचारियों का एरियर भुगतान को लेकर अल्टीमेटम। 2 दिन में पैसा नहीं मिला तो फिर हड़ताल। छतरपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने एरियर भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग पर 3 से 5% अतिरिक्त FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो की विशेष छूट मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया गया है और इस छूट का फायदा सर्टिफाइड आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी भवन ले पाएंगे। बिल्डिंग परमिशन के साथ ही बताना होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ओंकारेश्वर से जुड़ी खबर भी है। तीर्थ नगरी के लोग सरकार के 120 करोड़ की प्रस्तावित ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में लॉकडाउन जैसे हालात, होटलों पर ताले लग गए, श्रद्धालु चाय तक को तरस गए। वहीं वहाँ के लोग कह रहे हैं कि विस्थापन मंजूर नहीं है। सरकार को जहाँ भी ममलेश्वर लोक बनाना है हम साथ देंगे, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। यानी सोमवार सुबह से ओंकारेश्वर में होटल, रेस्टोरेंट से लेकर चाय नाश्ते की दुकानें भी नहीं खुली। ऑटो टैक्सी से लेकर नर्मदा में नौका विहार जैसी सेवाएं भी ठप रही और अगला ऐसा 2 से 3 दिन तक चलने की संभावना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ भी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए क्योंकि वहाँ के लोग नाराज हैं। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों का घेराव कर चुके नगरवासियों ने अब आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। इधर हरदा मंडी में 20, 22 और 23 नवंबर को नीलामी बंद। लगातार अवकाशों के चलते प्रशासन ने किसानों से उपज न लाने की अपील की है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में SIR सर्वे में लापरवाही, सुपरवाइजर और BLO सस्पेंड कर दिए गए। भोपाल में कलेक्टर ने आधी रात को कार्रवाई की। अब हर 2 घंटे में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता ने इस्तीफा दिया। प्रफुल्ल भरत ने राज्यपाल को सौंपा रिजाइन लेटर। वहीं छत्तीसगढ़ में ई-सवर के 1400 से अधिक प्राचार्यों का प्रमोशन एक बार फिर अटक गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया फिलहाल अगले आदेश तक रोकी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त हो गए। 3 पर FIR का प्रस्ताव है। बलौदा बाजार में धान खरीदी से इंकार पर 3 नवंबर से जारी हड़ताल पर बड़ा एक्शन हुआ। मुजफ्फरपुर में 24 नवंबर से फाइलेरिया की फ्री में जांच होगी। मरीजों को मुफ्त में दवाइयां मिलेगी। बिहार से जुड़ा अपडेट है। टाटा सिएरा लॉन्च होने वाली है और इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर को ये लॉन्च हो रही है। जल्द ही नई SUV के तौर पर टाटा सिएरा लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा इस हफ्ते ओप्पो और रियलमी के 5 मोबाइल भी लॉन्च होने वाले हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 388 अंकों की तेजी के साथ 84,950 पर बंद हुआ। निफ्टी में 103 अंकों की बढ़त रही और ये 26,013 के स्तर पर बंद हुआ है। इधर सोने चांदी के रेट अपडेट भी आपको बताते हैं। 10 ग्राम सोना 1,870 रुपए गिरकर 1,22,924 रुपए पर आ गया। चांदी 4,434 रुपए गिरकर 1,54,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 18 नवंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र आयुष्मान और ध्वज योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को बिजनेस में नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों को अप्रत्याशित फायदा हो सकता है। निवेश के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। धनु राशि वालों की पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की डील हो सकती है। मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कुंभ राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।